पूरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? कि आज हम पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आर्किटेक्चर में बेसिकली क्या रहता है? एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के मॉडल में सॉफ्टवेयर जिसमें आपके एप्लीकेशंस, ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शनिंग प्रोग्राम्स ये आते हैं आपके सॉफ्टवेयर के। हार्डवेयर में आपका आता है सीपीयू, रैम, इनपुट आउटपुट, कीबोर्ड, प्रिंटर, ये सब कुछ। हम सब देख चुके हैं कि दोनों के कॉम्बिनेशन से ही कम्युनिकेशन इनकी हेल्प से ही आप सिस्टम पे कुछ वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। चाहे वो छोटा सा कैलकुलेशन ही लिखना क्यों ना हो, चाहे अपना नाम ही लिखना क्यों ना हो। ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहला आता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? जो यूजर्स होते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो आपस में कंप्यूटर से डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं कर सकते। हम मिल जाएगी बच्चे के बाद है ना। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर्स अपने कंप्यूटर से डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं कर सकते, पर हम अपने सिस्टम पे डायरेक्टली कोई भी इंटरैक्शन कर सकते हैं, कमांड दे सकते हैं। कर सकते हैं ना? हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते। बिल्कुल। यानी हमारा सिस्टम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में तो नहीं आता। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में हर यूज़र अपना काम हो गया, वर्क हो गया, इसको जॉब कहते हैं। अपना जॉब प्रिपेयर करता है एक ऑफलाइन डिवाइस पे, जैसे कि पंच कार्ड्स हो गए, और बाद में उसको सबमिट करता है कंप्यूटर ऑपरेटर को। जब वो कंप्यूटर ऑपरेटर को सबमिट करता है तो वो इसको आगे प्रोसेस करता है, रजिस्टर करता है, नोट करता है, डायरेक्टली यूज़र नहीं करता। अब इसके अंदर प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाने के लिए जो भी जॉब्स होती हैं सिमिलर नीड्स वाली, यानी जो वर्क होता है सिमिलर काम वाला, कि अगर है एक्सेल से रिलेटेड कोई वर्क है तो सिमिलर जितनी भी जॉब्स होंगे एक्सेल से रिलेटेड, तो उनको बैच कर दिया जाएगा, यानी इकट्ठा कर दिया जाएगा, एक साथ ग्रुप कर दिया जाएगा, और फिर उनको एज अ ग्रुप रन करते हैं। प्रोग्रामर्स अपने प्रोग्राम्स यहाँ छोड़ देते हैं, लिख के छोड़ देते हैं ऑपरेटर के साथ, ऑपरेटर के पास। ऑपरेटर बाद में उन प्रोग्राम्स को सॉर्ट करता है, जिसमें भी सिमिलर रिक्वायरमेंट्स आती है फिर वो उसको बैचेस बना देता है और एक ग्रुप की तरह उसे आगे रन करता है। अब प्रॉब्लम क्या आती है बैच सिस्टम के साथ? सबसे पहले तो इसके अंदर लैक ऑफ इंटरेक्शन होता है बिटवीन यूज़र एंड द जॉब। दिख रहा है, सीधी बात दिख रही है। एक यूज़र डायरेक्टली कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं कर सकता है, वो अपनी जॉब या वर्क प्रिपेयर करेगा एक ऑफलाइन डिवाइस पे, और फिर उसको कंप्यूटर ऑपरेटर को सबमिट कर देगा। कंप्यूटर ऑपरेटर भी उसको डायरेक्टली एंटर नहीं कर देगा, कंप्यूटर ऑपरेटर देखेगा कि ऐसे सिमिलर और रिक्वायरमेंट्स आ रही है क्या, वो वेट करेगा, आएगी तो फिर उनको एक बैच बना के एक साथ रन करने के लिए छोड़ देगा। इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? क्या हो रहा है इस चीज़ से नुकसान सबसे ज़्यादा? बता सकता है कोई? इस चीज़ से सबसे ज़्यादा नुकसान क्या हो रहा है?
टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, इंस्टेंट कोई रिपोर्ट आपको मिलती नहीं है इसके अंदर। ये सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी आ रही है इसके अंदर। दूसरा, सीपीयू इसमें आइडल स्टेट में ही रहता है मोस्टली। क्यों? क्योंकि जो मैकेनिकल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की स्पीड रहती है वो सीपीयू स्पीड से स्लोअर होती है। अब अगर इनकी मैकेनिकल इनपुट आउटपुट डिवाइस की स्पीड ही स्लो है, काम करने की स्पीड स्लो है, तो सीपीयू मोस्टली ऑफन टाइम तक हमारा आइडल स्टेट में ही रहता है। उसके बाद वर्क नहीं आएगा कुछ तो वो आइडल रहेगा। और वो स्लोअर क्यों हो रहा है, कोई बता सकता है किस वजह से स्लो हो रहा है? बता सकता है कोई? सभी प्रोसेस एक साथ हो रही है उसके लिए। क्योंकि पहली चीज़ तो स्लो किस लिए है, उसको वेट करना पड़ता है हर कमांड प्रोग्राम ऑपरेशन जॉब परफॉर्म करने के लिए। जब तक सिमिलर नहीं आएगा वो एज ए बैच में रन उसको नहीं करेगा। सिंगल फाइल को वो रन नहीं करता है जब तक सिमिलर जॉब्स कंप्यूटर ऑपरेटर के पास नहीं आते। इस वजह से ये स्लो है सबसे ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी इसमें आती है डिज़ायर्ड प्रायोरिटी प्रोवाइड करना। अगर मुझे बहुत जल्दी है, सपोज करो मुझे कोई फाइल कोई अपना जॉब, मुझे उसका आउटपुट बहुत जल्दी चाहिए प्रायोरिटी पे, हाईएस्ट प्रायोरिटी पे, वो मुझे नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि मेरा कितना ही हाईएस्ट प्रायोरिटी का काम हो, जब तक बैच इसमें क्रिएट नहीं होंगे तब तक आगे डेटा प्रोसेस नहीं होगा। क्लियर है सबको बैच ऑपरेटिंग सिस्टम? उसका आता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, ये कई यूज़र्स को पीपल को अनेबल करता है, वेरियस टर्मिनल्स लोकेट करता है जो वेरियस टर्मिनल्स पे लोकेटेड हैं अलग अलग बैच पे, कि एक पर्टिकुलर सिस्टम को एक टाइम पे यूज़ कर सके। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या हो रहा था, क्या हो रहा था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में? एक साथ सभी प्रोसेस हो रही है, क्या? इसमें सभी प्रोसेस एक साथ होती है। नहीं, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका यूज़र कंप्यूटर से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता। बट टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में ये एक साथ कई यूज़र्स को या पीपल को जो अलग अलग टर्मिनल्स पे लोकेटेड है उनको एक पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करने देता है एक ही टाइम पे। अब उसको टाइम शेयरिंग कह लो या मल्टीटास्किंग, एक लॉजिकल एक्सटेंशन है मल्टी प्रोग्रामिंग का। मल्टीपल प्रोग्रामिंग क्यों? क्योंकि एक साथ कई यूज़र्स अपने अपने टर्मिनल्स के जहाँ पे वो लोकेशन पे वर्क कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका सर्वर, आप एक सर्वर को चाहे वो कहीं भी किसी भी लोकेशन में पड़ा हो, मल्टीपल यूज़र्स उसको एक टाइम में एक्सेस कर सकते हैं ना? कर सकते हैं नहीं कर सकते? यस सर, कर सकते हैं। फिर इसमें प्रोसेसर टाइम क्या होता है, वो शेयर्ड होता है मल्टीपल यूज़र्स में। क्योंकि जिस तरह यूज़र एक्सेस करेगा यूज़ करेगा तो उसके अकॉर्डिंगली उसके साइमल्टेनियसली उसका प्रोसेसर टाइम डिपेंड करता है। इसी वजह से इसको टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। अब मल्टी प्रोग्राम बैच सिस्टम में और टाइम शेयरिंग सिस्टम्स में सब डिफरेंस क्या रहता है कि मल्टी प्रोग्राम बैच सिस्टम के अंदर तो ऑब्जेक्टिव होता है वो आपका मैक्सिमाइज प्रोसेसर यूज़ करता है। क्यों करता है मैक्सिमाइज प्रोसेसर यूज़? क्योंकि एक बैच एक ग्रुप बनेगा, वो ग्रुप आएगा,
फिर उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो उस टाइम पे उसके पास डेटा बहुत सारा रहता है, इसलिए उसका मैक्सिमम प्रोसेसर वो यूज़ करता है। बट टाइम शेयरिंग सिस्टम के अंदर ऑब्जेक्टिव आपका मिनिमाइज रिस्पॉन्स टाइम रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल यूज़र्स सेम टाइम पे यूज़ कर रहे हैं एक ही सिस्टम को, और उनका प्रोसेसर टाइम भी जितने भी यूज़र्स प्रेजेंट हैं उनके अकॉर्डिंगली साइमल्टेनियसली वो टाइम, प्रोसेसर टाइम शेयर किया जाता है। क्लियर है सबको? अब टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सीपीयू शेड्यूलिंग होती है उसको यूज़ करते हैं। सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होती है, कल बताया था मैंने। क्या होती है सीपीयू शेड्यूलिंग? हमारा जो सीपीयू रहता है उसको मैनेज करते हैं, प्रोसेस कब होगी, कितना समय में होगी। जो भी आपके प्रोसेस हैं उनका एग्जीक्यूशन, कौन सा प्रोसेस होल्ड पे है, क्या प्रोसेसर यूज़ कर रहा है, कितनी रैम मेमोरी ये सब यूज़ कर रहा है, कितने टाइम से ऑन है, ऑफ स्टेट में कब से है, सारा इंफॉर्मेशन सीपीयू शेड्यूलिंग में रहता है। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सीपीयू शेड्यूलिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग यूज़ करता है। मल्टी प्रोग्रामिंग किस लिए? क्योंकि मल्टीपल यूज़र सेम टाइम पे इसको यूज़ कर सकते हैं, सेम टाइम में और स्मॉल पोर्शन ऑफ टाइम के अंदर। जैसा उनका यूज़ वैसे उनकी प्रोसेसर की टाइम यूटिलाइज होता है। अब इसका एडवांटेज क्या होता है? सबसे पहला, ये क्विक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने देखा था हमें क्विक रिस्पॉन्स नहीं मिलता था, पर यहाँ पे हमको सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि हमको क्विक रिस्पॉन्स मिलता है, जल्दी मिल जाता है वो। ठीक। दूसरा, डुप्लीकेशन अवॉइड करता है सॉफ्टवेयर्स का। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता था इसके लिए? क्या होता था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में? इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। नहीं, ज़्यादा टाइम तो लेता था, और उसके अंदर बैच क्रिएट करता था किसके? सिमिलर फाइल्स के, सिमिलर डेटा के, तो उसके अंदर डुप्लीकेसी के चांसेस होते थे। एक सॉफ्टवेयर मल्टीपल फाइल्स को एक साथ रन करेगा और उसके अंदर सिमिलर डेटा हो सकता है, पॉसिबल चांसेस है कि डेटा उससे रिलेटेड हो सकता है, मिलता जुलता हो सकता है, उसी की एक कॉपी हो सकता है। ज़रूरी है, हो सकता है, चांसेस है हमारे पास। यस सर। एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। हाँ, अब क्या डुप्लीकेसी अवॉइड करता है। तीसरा, सीपीयू आइडल टाइम जो आपके बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में रहता था उसको रिड्यूस करता है। डिसएडवांटेज क्या है अब इसका? एडवांटेज तो ये तीन है कि क्विक रिस्पॉन्स देता है, डुप्लीकेशन अवॉइड करता है, और सीपीयू टाइम जो आइडियल पे रहता था उसको जितना हो सके रिड्यूस करता है। डिसएडवांटेज क्या है इसमें? सर रिलायबिलिटी। स्क्रीन नहीं दिख रही। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है इसमें? रिलायबिलिटी की प्रॉब्लम होती है, यानी
रिलायबल नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि मल्टीपल यूजर मल्टीपल प्रोग्रामिंग एक साथ एक टाइम पे परफॉर्म करती है, थोड़े रिलायबिलिटी के इशू रहते हैं। दूसरा, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी यूज़र के प्रोग्राम्स और डेटा की। ये क्वेश्चनेबल एक है कि जो डेटा या प्रोग्राम आप यूज़ कर रहे हैं एक सेम कंप्यूटर सिस्टम में, उसकी सिक्योरिटी के और डेटा के इंटीग्रिटी की क्या मेजर्स है, ये थोड़ा क्वेश्चनेबल है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। और तीसरा, डेटा कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम रहता है इसके। ठीक है, थर्ड पे हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर्स यूज करता है मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशंस और मल्टीपल यूजर्स को एक टाइम पे सर्व करने के लिए। मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर अगर आप यूज कर रहे हो तो आप मल्टीपल रियल टाइम प्रोवाइड कर सकते हो एप्लीकेशंस को, और मल्टीपल यूजर्स को भी प्रोवाइड कर सकते हो प्रोसेसिंग। इसमें जॉब्स की डेटा प्रोसेसिंग जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है प्रोसेसर्स में अकॉर्डिंगली। टाइम शेयरिंग में कैसे होती थी? टाइम शेयरिंग के अंदर कैसे होती थी? इसमें एक ही टाइम पे मल्टीपल टास्क मल्टीपल यूजर यूज कर सकते हैं। मल्टीपल यूज़ करते थे एक ही टाइम पे, और साइमल्टेनियसली उनका प्रोसेसिंग टाइम डिस्ट्रीब्यूट होता था। डिस्ट्रीब्यूट क्या, साइमल्टेनियसली उनका प्रोसेसिंग टाइम वो मेजर करते थे, उनके यूज़ पर डिपेंड करते। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्रोसेसर्स होते हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं वेरियस कम्युनिकेशन लाइंस के थ्रू, जो कि आपकी हाई स्पीड बसेस हो सकती हैं या टेलीफोन लाइंस कम्युनिकेशन लाइंस इसकी। ये लूजली कपल्ड सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के नाम से भी रिफर किए जाते हैं। इसकी क्या एडवांटेज है? डिस्ट्रीब्यूटेड में सबसे पहली चीज़ क्या हो रही है कि ये मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूज़ कर रहा है, ताकि ये मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन और मल्टीपल यूजर्स को सर्व कर सके, यानी ये सब इसको एक्सेस कर सके। जॉब्स भी इसके डिस्ट्रीब्यूटेड हैं डिफरेंट प्रोसेसर्स में। इसके एडवांटेज क्या आते हैं? रिसोर्स शेयरिंग फैसिलिटी की हेल्प से एक यूजर एक साइट पे अपने रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज के पास अवेलेबल है, उनको यूज कर सकता है दूसरी साइट पे। यानी एक साइट पे कोई आपके रिसोर्सेज अवेलेबल है, वो उनको यूज कर सकता है दूसरी वेबसाइट पे या दूसरी साइट पर। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड में ये काम है कि सबका सारा डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड चल रहा है। डेटा एक्सचेंज को स्पीड अप कर देता है। कैसे कर देता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल की हेल्प से। आपस में कोई भी डेटा अगर ट्रांसफ़र करना है तो इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसे आप ईमेल कहते हैं, उसकी हेल्प से उसको डेटा एक्सचेंज को स्पीड अप कर देता है। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में कोई भी एक साइट फेल हो जाती है, बंद हो जाती है, तो जो बाकी रिमेनिंग साइट्स होती है वो पोटेंशियली अपना ऑपरेशन कंटिन्यूसली करती रहती है, वो बंद नहीं होती। एक साइट बंद हो गई कोई इशू नहीं है, पर बाकी जो रिमेनिंग साइट्स है वो अपना काम कंटिन्यू करती रहेंगी ऑपरेटिंग का। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में आप कस्टमर्स को बेटर सर्विस प्रोवाइड होती है। बेटर क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे आपके पास ये फंक्शनलिटी बहुत अच्छी है कि अगर एक साइट फेल भी हो जाती है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, पर बाकी रिमेनिंग साइट्स बंद नहीं होती, इसकी वजह से वो अपना काम कंटिन्यू करती होती है। इससे क्या होता है? आपके होस्ट कंप्यूटर पे जो लोड आ रहा था वो रिड्यूस हो जाता है, और डेटा प्रोसेसिंग में जो डिले आता था वो भी रिड्यूस हो जाता है।
क्लियर है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम? क्लियर है? Yes. सर एक बार फिर से रिवीजन कर दीजिए ना इसका, डिस्ट्रीब्यूटेड का। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? सबसे पहली चीज़, जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स इसके अंदर अवेलेबल हैं, प्रेजेंट हैं, वो सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं? आपके मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर्स, यानी जो भी सेंट्रल प्रोसेसर्स हैं वो मल्टीपल यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इसको सारा डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में आगे सबके पास कम्युनिकेट करना है। अब मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर यूज़ करके ये क्या करता है कि मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशंस और मल्टीपल यूज़र्स को सेम टाइम पे ये एक्सेस करवा सकता है, सर्व करवा सकता है, यूज़ करवा सकता है। ये काम होता है आपके डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में। अब जो डेटा प्रोसेसिंग जॉब्स होती हैं यहाँ पे, ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है इन्हीं प्रोसेसर्स में अकॉर्डिंगली कैसे? क्योंकि सबसे पहली चीज़, ये मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर यूज़ कर रहा है, यानी हर यूज़र के पास एक प्रोसेसर अवेलेबल होगा और एक मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन अवेलेबल होगी हर यूज़र के पास। क्लियर है? यस सर। जब हर यूज़र के पास एक डेडिकेटेड या एक अपने डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसर अवेलेबल है, तो जो भी जॉब्स होंगे प्रोसेसिंग जॉब, वो उसके प्रोसेसर में अकॉर्डिंगली रन करेंगे स्मूथली। पर हमने पीछे देखा था कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता था? डायरेक्टली कंप्यूटर से कोई इंटरेक्शन नहीं था। आप अपनी ऑफलाइन जॉब प्रिपेयर करते थे, कंप्यूटर ऑपरेटर को देते थे, वो एंटर करता था। फिर उसमें प्रोसेसिंग में भी ये होता था, जब तक सिमिलर कोई फाइल्स या बैचेस क्रिएट नहीं होते थे तब तक वो आके उसको रन नहीं करता था। टाइम शेयरिंग में क्या होता था? टाइम शेयरिंग में आप मल्टीपल यूज़र्स मल्टीटास्किंग परफॉर्म कर रहे हैं एक ही कंप्यूटर सिस्टम पे। उससे क्या होता था? आपका प्रोसेसर टाइम फ्लक्चुएट होता था, बढ़ता घटता था आपके यूज़र के यूज़ के हिसाब से। जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसर अवेलेबल है। इससे आपको सबसे पहली चीज़ तो कम्युनिकेट करने में बिटवीन प्रोसेसर्स और यूज़र्स आपको एडवांटेज मिलता है सबसे ज़्यादा। आप वेरियस कम्युनिकेशन लिंक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं इसको। ये एक्सेस करता है, सॉरी, किस तरह से एक्सेस करता है? ये हाई स्पीड बसेस यूज़ करता है, नहीं तो टेलीफोन लाइंस यूज़ करता है कम्युनिकेशन लाइंस के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। और इनको रेफर किया जाता है एज लूजली कपल्ड सिस्टम्स और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेसर्स आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, इस वजह से। अब एडवांटेज क्या है इसके? सबसे ज़्यादा कि आपकी जो रिसोर्स शेयरिंग फैसिलिटी है, इसके अंदर जो रिसोर्स शेयरिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, उससे अगर एक यूज़र एक साइट पे कोई भी रिसोर्स अवेलेबल है तो वो सेम रिसोर्स को किसी और साइट पर भी एक्सेस कर सकता है। उसके लिए सेम रिसोर्सेज दूसरी साइट पर भी अवेलेबल रहते हैं। फिर दूसरा, डेटा एक्सचेंज इसके अंदर फास्ट होता है, स्पीड अप होता है। कैसे स्पीड अप होता है? क्योंकि ये एक दूसरे के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो एक दूसरे के अंदर जो भी डेटा इसको एक्सचेंज करना होगा उसको इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि ईमेल के थ्रू ट्रांसफ़र करता है, जिससे एक्सचेंज रेट स्पीड अप होती है। फिर तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि अगर कोई एक साइट फेल हो जाती है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, कोई भी एक साइट डाउन हो गई, बंद हो गई, लिंकेज टूट गया, तो उससे बाकी जो रिमेनिंग साइट्स रहेंगी ना, उन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो अपना ऑपरेटिंग कंटिन्यू करती रहेंगी। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बेटर सर्विस प्रोवाइड करता है और मल्टीपल प्रोसेसर्स, मल्टीटास्किंग यूज़र, रियल टाइम एप्लीकेशंस, इन सब की वजह से आपके होस्ट कंप्यूटर पे जिससे आप एक्सेस कर रहे हो उस पर लोड कम पड़ता है और आपकी डेटा प्रोसेसिंग में भी डिले कम से कम होता है। क्लियर है सबको?
फिर आता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपके सर्वर पे रन करता है और आपको सर्वर कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें आपका डेटा मैनेज होता है, यूजर्स, ग्रुप, सिक्योरिटी, एप्लीकेशंस और अदर नेटवर्किंग फंक्शंस मैनेज होते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी पर्पस या प्राइमरी यूज क्या होता है कि ये सबको शेयर्ड फाइल और प्रिंटर एक्सेस देता है मल्टीपल कंप्यूटर्स में एक सेम नेटवर्क के अंदर। इसको टिपिकली हम लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क कह सकते हैं या एक प्राइवेट नेटवर्क कह सकते हैं दूसरे नेटवर्क से। ये देखा है ना, एक ऑफिस में एक फ्लोर पे एक या दो प्रिंटर होते हैं। कोई भी सिस्टम उससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं रहता है प्रिंटर से, और सब अपनी डेस्क पे बैठ के जब प्रिंट का कमांड देते हैं तो वो प्रिंटर उस कमांड को एक्सेप्ट करके प्रिंट प्रोवाइड करता है। होता है ऐसा? होता है, सबने देखा कैसे होता है, क्योंकि वो आपके लोकल एरिया नेटवर्क लैन के थ्रू या प्राइवेट नेटवर्क में एक नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं सभी सिस्टम का एक सिस्टम से, ताकि आपस में इनका इंटरकनेक्शन रहे, एक नेटवर्क बना रहे, ताकि कोई भी डेटा हो, इंफॉर्मेशन हो, एप्लीकेशन हो, आप आपस में शेयर कर सकें। कल मैंने बताया था फाइल शेयरिंग वाला। अगर आप सेम नेटवर्क में अवेलेबल नहीं है तो क्या आप एक फाइल को बाकी सभी यूजर्स से शेयर कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जांपल क्या है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2003, सर्वर 2008, 12, 16, 19, यूनिक्स, लिनक्स, मैक ओएस एक्स, क्योंकि ये एक सर्वर बनाते हैं। सर्वर में आप सभी यूज़र्स को वर्क असाइन करते हैं नेटवर्क में, और सारे कम्युनिकेशन लिंक आप सर्वर से बैठ के देख सकते हैं, कमांड कर सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है कि आपका सेंट्रलाइज सर्वर जो होता है वो हाईली स्टेबल होता है। हाईली स्टेबल किस तरह? क्योंकि जितने भी प्रोसेसेस होंगे, कोई कमांड होंगे, किसी को कुछ रिस्ट्रिक्शंस देनी है या अलाउ करना है, तो आप ये अपने सेंट्रलाइज सर्वर से कर सकते हैं। सिक्योरिटी भी आपके सर्वर में मैनेज रहती है, और न्यू टेक्नोलॉजीज और हार्डवेयर के अपग्रेड्स इजीली इस इंटीग्रेटेड सिस्टम में हो सकते हैं। इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं सभी सिस्टम। आप अपने सर्वर का रिमोट एक्सेस भी ले सकते हैं डिफरेंट लोकेशंस पे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स में भी। कल बताया था रिमोट एक्सेस कैसे लेते हैं, उसी तरह से आप अपने सर्वर का रिमोट एक्सेस ले सकते हैं। अब नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के डिसएडवांटेज क्या रहते हैं? सबसे पहली चीज़, एक सेंट्रलाइज सर्वर चाहिए होता है, तो उस सर्वर को खरीदना, रन करना, मेंटेनेंस करना, इन सब की कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है। हाँ, कंटिन्यू करते हैं। अब डिपेंडेंसी कैसे बढ़ जाती है? क्योंकि सेंट्रल लोकेशन पे मोस्ट ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने पड़ते हैं। कैसे? आप सेंट्रलाइज एक सर्वर है, ठीक है, आप उसको रिमोट एक्सेस कर सकते हैं, डिफरेंट लोकेशन से रिमोट एक्सेस कर सकते हैं, पर अगर उसके अंदर कोई चेंजेस करने होंगे आपको सर्वर के अंदर, तो रिमोटली आप नहीं कर सकते हैं। अगर कोई हार्डवेयर चेंज है, हार्डवेयर अगर फंक्शनैलिटी बिगड़ गई है, कीबोर्ड, माउस ये डिस्कनेक्ट कर दिए हैं, तो आप उसको रिमोटली तो सही नहीं कर सकते ना।
कर सकते हो क्या रिमोटली? बताओ, क्या रिमोटली हम ये सब सही कर सकते हैं? सुन पा रहे हैं सभी लोग? नहीं कर सकते। रिमोटली तो आप सर्वर को खुद चेक कर सकते हो, कमांड कर सकते हो, पर जो भी अगर हार्डवेयर रिलेटेड होंगे या डिपेंडेंसी रहेगी सेंट्रल लोकेशन पे मोस्ट ऑपरेशंस के लिए, वो आप रिमोटली सही नहीं कर सकते। रेगुलर मेंटेनेंस और अपडेट्स इसमें बहुत रिक्वायर्ड होती है। क्यों रिक्वायर्ड होती है? कि अगर आप इसका रेगुलर मेंटेनेंस नहीं कर रहे हो या जो भी सिस्टम्स और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं उनको रेगुलरली अपडेट नहीं कर रहे हो, तो आपके सिक्योरिटी फीचर्स लैक कर सकते हैं। आपका सर्वर उस तरह से फंक्शन नहीं करेगा। ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। क्लियर है सबको ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम? यस अब आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को हम डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम डिफाइन कर सकते हैं। इसके अंदर टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड होता है कोई भी प्रोसेस करने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए इनपुट्स को, और कोई भी छोटा से छोटा कंट्रोल करने के लिए इन्वायरमेंट में एक इंटरवल इसको रिक्वायर्ड होता है। जो भी सिस्टम ये टाइम लेता है ये रिस्पॉन्ड करने में इनपुट्स को या रिक्वायर्ड अपडेट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने में, इसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स टाइम। जो भी बैकएंड में चल रहा है प्रोसेस पीछे, उसको फर्दर कैलकुलेट करना, चेंज करना, अपडेट करना, इंफॉर्मेशन गैदर करना, वो सारा किसमें कंसिडर होता है? रिस्पॉन्स टाइम में। तो इस मेथड में जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू ऑनलाइन प्रोसेसिंग। क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेसिंग में रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर आपके पास मल्टीपल रिक्वेस्ट प्रेजेंट रहती है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली आपका रिस्पॉन्स टाइम भी बढ़ जाता है, और इसके अंदर रिस्पॉन्स टाइम कम रहता है। रियल टाइम सिस्टम्स जो होते हैं वो कब यूज़ किए जाते हैं? जब आपको रिजिड टाइम रिक्वायरमेंट है, यानी एट द टाइम, एट द प्रेजेंट टाइम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, एक प्रोसेसर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए रिक्वायरमेंट है, तब आप रियल टाइम सिस्टम्स यूज़ करते हैं। इसमें आप या तो फ्लो ऑफ डेटा और रियल टाइम सिस्टम्स आपके डिवाइस को कंट्रोल करने में भी यूज़ आते हैं किसी एक डेडिकेटेड एप्लीकेशन के अंदर। अगर एक, मैं पहले भी बता चुका हूँ ये वाला एग्जांपल, अगर एक सर्वर डेडिकेटेडली मेल के लिए बनाया गया है तो वो आपको मेल रिलेटेड रिस्पांस देगा, सिर्फ मेल का काम है उसमें डेडिकेटेड, तो आपका रिस्पांस टाइम भी कम रहेगा, क्योंकि उसके पास कोई और अदर देन फर्दर ऑपरेशंस प्रोसेसर के नहीं आएंगे। और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स बेस्ट क्या करते हैं? एक कंट्रोल डिवाइस की तरह भी यूज़ हो सकते हैं डेडिकेटेड एप्लीकेशंस में। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में वेल डिफाइंड फिक्स टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स और सिस्टम फेलियर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में वेल डिफाइंड और फिक्स टाइम कॉन्स्टेंट्स होने चाहिए।
अगर नहीं होंगे तो आपका सिस्टम फेल हो जाएगा। कैसे फेल हो जाएगा? आपने प्रॉपरली किसी प्रोसेस को, टास्क को, ऑपरेशन को अगर वेल डिफाइंड मैनर में यूज़ नहीं किया, यूटिलाइज नहीं किया, उसको एक फिक्स टाइम इंटरवल के अंदर या कॉन्स्ट्रेंट्स के अंदर यूज़ नहीं किया, एक्सेस नहीं दे रहे हैं आप उसको, तो इस कंडीशन में आपका रिस्पॉन्स टाइम बढ़ेगा। रिस्पॉन्स टाइम बढ़ेगा तो उसका लोड प्रोसेसर पे जाएगा। ये सब होने से क्या होगा कि आपका सिस्टम फेल हो सकता है, बंद हो सकता है। अब इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, मेडिकल इमेजिंग सिस्टम, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, वेपन सिस्टम, रोबोट्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। क्यों? क्योंकि ये रियल टाइम में यूज़ आते हैं। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स की बात करें या मेडिकल इमेजिंग सिस्टम्स की बात करें, वो जितनी जितनी बड़ी मशीनें होती हैं वो सभी रियल टाइम बेस्ड यूज़ होती हैं। अब चाहे MRI कह लो, एक्सरे कह लो, या कोई भी फंक्शन कह लो, ये एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के अंदर यूज़ होता है और यूटिलाइज होता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि आपने आज इमेजिंग करवाई, आज एक्सरे करवाया और आपको रिपोर्ट में रिजल्ट 2 दिन बाद मिल रहा है। इंस्टेंट मिलता है ये सारा इंफॉर्मेशन। इंस्टेंटली आप रियल टाइम में बैठ के इसको देख सकते हैं। नहीं देख सकते? सुन पा रहे हैं सभी? सुन पा रहे हैं सभी? कोई डाउट? 5 टाइप पढ़े हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में। कोई भी डाउट? किसी को कुछ चीज़ ना समझ आई हो, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, बताओ। क्लियर है सबको सब कुछ? ठीक है, तो बताओ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? कंप्यूटर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट रहते हैं, बैच में उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। कंप्यूटर से डायरेक्टली कोई इंटरेक्शन नहीं रहता। हमें अपने जॉब्स ऑफलाइन प्रिपेयर करने पड़ते हैं और फिर कंप्यूटर ऑपरेटर को देने पड़ते हैं। वो भी जब तक सिमिलर फाइल्स उसके पास नहीं आती हैं, उसका बैच क्रिएट तब तक नहीं होता है। जब सिमिलर फाइल्स आएंगी तब उसका बैच क्रिएट होगा और फिर वो एक ग्रुप में आगे प्रोसेस होने जाती है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? क्या होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में? एक प्रोसेस चलती है तो उसका जो टाइम रहता है, वो टाइम में दूसरे प्रोसेस की शुरू हो जाती है। एक साथ ज़्यादा प्रोग्राम रन होते हैं। मल्टीपल यूजर्स को सेम टाइम पे अपने अपने टर्मिनल्स पे, अपने अपने लोकेशन पे एक पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करने का एक्सेस मिलता है। जैसे टाइम शेयरिंग, मल्टीटास्किंग, ये सारे
ऑब्जेक्टिव्स परफॉर्म होते हैं, जिसको हम मल्टी प्रोग्रामिंग भी कह सकते हैं। प्रोसेसर टाइम में क्या होता है इसके टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में? प्रोसेसिंग टाइम पे क्या होता है इसमें? क्या इफेक्ट होता है इसके प्रोसेसर टाइम पे? नहीं पता। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी प्रोसेसिंग होती है मल्टीपल यूजर्स के थ्रू साइमल्टेनियसली, उसको शेयर्ड किया जाता है प्रोसेसर्स टाइम में। मतलब जैसे जो यूज़र प्रोसेसिंग यूज़ कर रहा है उसको उस हिसाब से शेयर्ड करके फ्लक्चुएशन में यूज़ किया जाता है, जिसको हम टाइम शेयरिंग कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा सीपीयू जो आइडल टाइम होता था उसको रिड्यूस करता है। सबसे ज़्यादा सीपीयू आइडल किसमें रहता था? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में? जो प्रोसेस होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। नहीं, ये मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेसर्स यूज करता है ताकि ये मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशंस और मल्टीपल यूजर्स को सर्व कर सके, एक साथ यूज करवा सके। और क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में? जो भी प्रोसेसिंग जॉब्स होती हैं वो भी प्रोसेसर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड रहती हैं अकॉर्डिंगली। प्रोसेसर्स आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं कम्युनिकेशन लाइंस की हेल्प से। और जो भी आपका डेटा होता है इसमें वो इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल के थ्रू आगे एक्सचेंज किया जाता है, जिससे आपकी एक्सचेंज रेट स्पीड अप होती है, बढ़ती है। एक साइट फेल भी हो जाती है तब भी इसके अंदर रिमेनिंग साइट्स अपना ऑपरेटिंग वर्क कंटिन्यू करती रहती है। इसमें रिसोर्स शेयरिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, जिससे एक साइट पे जो रिसोर्स अवेलेबल है वो एक उसी सेम यूज़र को दूसरी साइट पर भी अवेलेबल होंगे। इससे आपके होस्ट कंप्यूटर पे लोड रिड्यूस होता है और प्रोसेसिंग डिलेज रिड्यूस होती हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? एक सर्वर बेस्ड होता है जो आपको सर्वर कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करता है, जिसमें आपका डेटा, यूजर्स, ग्रुप, सिक्योरिटी, एप्लीकेशंस और अदर नेटवर्किंग फंक्शंस को मैनेज किया जाता है। मेन पर्पस, प्राइमरी पर्पस का क्या रहता है? आपको शेयर्ड फाइल और प्रिंटर एक्सेस देने का, अलाउ करने का सभी सिस्टम्स को एक मल्टीपल एक सेम नेटवर्क में। इसमें सेंट्रलाइज सर्वर्स जो होते हैं वो हाईली स्टेबल होते हैं, स्टेबल कंडीशन में रहते हैं, उनको ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है। सिक्योरिटी भी सर्वर से मैनेज होती है हर सिस्टम की। इसके अंदर नई टेक्नोलॉजीज के, हार्डवेयर के अपडेट्स आते रहते हैं, जिनको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं सिस्टम्स के अंदर। रिमोट एक्सेस भी सर्वर का पॉसिबल है डिफरेंट लोकेशंस पे, कहीं भी किसी भी लोकेशन से आप सर्वर का रिमोट एक्सेस ले सकते हैं। कैसे लेते हैं? आपका सर्वर हो चाहे आईपी हो, इन सभी को एक आईपी मिलती है। अब सर्वर को कहीं से भी एक्सेस करने के लिए इसकी सबसे पहले जो आईपी रहती है उसको बाइंड करते हैं नेटवर्क से बाइंड करने के बाद, जैसे हम कहते हैं यूआरएल मिल जाता है एक वेबसाइट को, वैसे ही आपके सर्वर को वो आईपी
एक स्टैटिक आईपी हो जाती है, फिक्स हो जाती है उसके लिए कि अब ये आईपी चेंज नहीं होगी, ये इसी की पर्टिकुलर डेडिकेटेड आईपी है। अब आप उस आईपी को कहीं से भी लॉग इन करना चाहें तो आईपी डाल के और उसके यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। बट डिसएडवांटेज क्या रहता है इसमें कि एक सर्वर को खरीदना, उसको रन करना, उसको मेंटेन करना, ये हाई कॉस्ट हो जाता है, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। डिपेंडेंसी बढ़ जाती है सेंट्रल लोकेशंस पे, और इसकी रेगुलर मेंटेनेंस और अपडेट्स बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो आपका सर्वर लैग करेगा, स्लो करेगा, एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगा। और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में बेसिकली आपका डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम होता है जिसके अंदर आप टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड होता है कोई भी प्रोसेस करने के लिए और रिस्पॉन्ड के लिए। और जो टाइम इसमें लिया जाता है, यूज़ किया जाता है किसी भी सिस्टम को रिस्पॉन्ड करने के लिए, उसे हम कहते हैं रिस्पॉन्स। मोस्टली आप रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स कहाँ देख सकते हैं? कहाँ देख सकते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स? आपके साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, मेडिकल इमेजिंग सिस्टम्स के अंदर, कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर। अगर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में एक वेल डिफाइंड फिक्स टाइम कांस्टेंट अवेलेबल नहीं है तो आपका सिस्टम फेल हो सकता है। क्लियर है सबको? Yes. कोई भी डाउट?